बंधुओं, आपका बहुत सम्मान मिल रहा है। मेरे बहुत आत्मीय शिष्यों ने मुझे अनेक बार अनेक बातें मुझे कही है और ये भी कहा कि आपका सरल माध्यम से समझाना अच्छा लग रहा है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के 5वें नियम के बारे में। ध्यानपूर्वक आप देखें। 5वां नियम, यदि विसर्ग से पूर्व यानी पहले ई या ऊ हो और विसर्ग से परे क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। श मतलब मूर्धन्य श, जिसे आप षटकोण वाला श भी कहते हैं। जैसे शब्द आप देखें, दुह प्लस कर्म, तो मैंने आपसे नियम के अंतर्गत निवेदन किया था कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ हो तो विसर्ग श में परिवर्तित होता है। तो आपने देखा कि विसर्ग के बाद में क है तो विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बन जाएगा दुष्कर्म। इसी प्रकार से नेह प्लस काम निष्काम, धनुः प्लस टंकार, शब्द हो गया धनुष्टंकार। विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया। शब्द है नेह प्लस कपट। आपने देखा विसर्ग के बाद ट है तो ट होने के कारण विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया, शब्द बन गया धनुष्टंकार। शब्द है नेह प्लस कपट, क है विसर्ग के बाद में मूर्धन्य श में विसर्ग परिवर्तित हुआ, शब्द बना निष्कपट। इसी प्रकार से नेह प्लस कलंक निष्कलंक, दुह प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति, चतुः प्लस पाद। आप देख रहे हैं, मैंने नियम के तहत आपको बताया था कि यदि ऊ है बाद में और विसर्ग से पहले ऊ है और बाद में प है, यानी कि तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा, तो चतुष्पाद। इसी प्रकार से दुह प्लस परिणाम, तो विसर्ग से पहले ई या ऊ यानी विसर्ग से पहले ऊ है, बाद में प है तो विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हुआ और शब्द बन गया दुष्परिणाम। इसी प्रकार से नेह प्लस पाप, शब्द बना निष्पाप। नेह प्लस फल निष्फल। और इसी प्रकार से शब्द है नेह प्लस ठुर, ठ है और विसर्ग से पहले ई है, तो इसी प्रकार से विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हुआ, शब्द बना निष्ठुर। दुह प्लस कर दुष्कर बना। तो इस प्रकार से आपने 5वें नियम के अंतर्गत देखा कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ है और बाद में क, ख है, ट, ठ है, प, फ है तो वर्ण है तो विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार आज आप विसर्ग संधि का 6ठा नियम भी आप देखें और आपके सामने है, समक्ष है 6ठा नियम। ध्यानपूर्वक देखने की कृपा करें। विसर्ग का लोप यानी विसर्ग का लोप हो जाता है और पूर्व स्वर यानी पहले आने वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। जो पहले जो शब्द है वह दीर्घ हो जाएगा। तो ऐसा ही कोई शब्दों के अंतर्गत देखें आप तो आप समझेंगे। जैसे यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, तो विसर्ग के अंतर्गत पहला जो क नियम है वो ये है कि विसर्ग का लोप हो गया, जैसे अतः प्लस एव। तो इस पहले नियम के अंतर्गत 6ठे नियम में पहला जो नियम है वो ये शब्द इस प्रकार का है कि जिसे आपको याद रखना होगा, वो है अतः प्लस एव। तो इसमें विसर्ग का लोप हो गया है। और एक बहुत ही प्रचलित शब्दों के अंतर्गत जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है इस 6ठे नियम के अंतर्गत, तो आप देखें कि पूर्व स्वर दीर्घ और विसर्ग का लोप हो गया। तो ये शब्द
देखिए आप, और इसके परिभाषा के बतौर भी आपके समक्ष ये नियम है, ध्यानपूर्वक देखने की कृपा करें। यदि विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उस विसर्ग से पूर्व के स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे निह प्लस रोग, तो आप देख रहे होंगे कि विसर्ग से पूर्व लघु स्वर है यानी छोटी ई की मात्रा है और बाद में र है। तो आपने नियम के तहत देखा कि जो पहले विसर्ग से पूर्व जो लघु स्वर था वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गया, शब्द बन गया निरोग। इसी प्रकार से निह प्लस रस है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि विसर्ग से पूर्व लघु स्वर है, वह बाद में दीर्घ परिवर्तित हो गया, शब्द बन गया नीरस, न पर बड़ी मात्रा हो गई। इसी प्रकार से न पर विसर्ग है, बड़ी छोटी की मात्रा है, बाद में र है, तो इस प्रकार से जो विसर्ग से पूर्व जो लघु मात्रा थी वह दीर्घ मात्रा में परिवर्तित होगी। नीरज है शब्द, जब शुद्ध हम लिखेंगे तो नीरज हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के जो शब्द हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत जो है आते हैं। इसी प्रकार से विसर्ग संधि के अंतर्गत 7वां नियम आप देखें कि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग से परे क या पै हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। यानी वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता और वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। यदि मान लीजिए विसर्ग से पहले ए है, बाद में उसके बाद में क या प है तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। जैसे अंतःकरण, जो अंतः प्लस करण है तो अंतःकरण ज्यों के त्यों हम लिखेंगे। इसी प्रकार से प्रातःकाल, प्रातःकाल भी प्रातः प्लस काल ज्यों का त्यों लिखा जाता है। पयः प्लस पान तो पयः पान यूँ इसी प्रकार लिखा जाएगा। अधः प्लस पतन तो ये अधः प्लस पतन भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये आपने बहुत ही संक्षेप में विसर्ग संधि को आपने समझा है और बेसिक फंडामेंटल यानी किस प्रकार से क्या नियम होते हैं ये मैंने आपको केवल जानकारी दी है। विशद अभ्यास की बहुत आवश्यकता है और समय अभाववश बहुत अभ्यास से बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, समय का अभाव है और समय की परिस्थितियां हैं, समय अपना मूल्य है उसका भी, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत संक्षेप में आपको विसर्ग संधि के ये नियम समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि जिज्ञासा हो, फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप सादर आमंत्रित है। आपने देखा, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।